Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Very warm welcome to today's lecture, which is screw gauge. आज हमने जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक स्क्रू गेज है। अगर इससे पहले आपने मेरी वर्नियर कैलिपर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी समझ आए। जी, तो देखते हैं जी स्क्रू गेज क्या होता है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर में हमने बात की थी कि ये मेजर करता है स्मॉल डिस्टेंसेस को, स्मॉल लेंथ्स को, ठीक है, जो कि जिसकी मिनिमम जो उसकी लिमिट होती है वो होती थी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हमने उससे भी यानी कि 0.1 मिलीमीटर से भी नीचे तक मेजर करना होता है, यानी कि उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज हमने मेजरमेंट लेनी होती है, तो वो हम वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत दरकार पेश आती है जो कि होता है स्क्रू गेज। अच्छा जी, देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है। ये भी वर्नियर कैलिपर की तरह बहुत छोटी लेंथ्स को मेजर करने में हेल्प करता है। कहाँ तक? डाउन टू 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, यानी कि अगर आप अपने स्केल से 1 मिलीमीटर की लाइन लगाएं जो कि करीबन इतनी सी होगी और आप इसको ज़ूम करें और मज़ीद ज़ूम करें। अब देखें, आप अगर इसके अंदर आप छोटी-छोटी लाइनें लगा दें, 100 लाइनें इसके अंदर छोटी-छोटी और लगा दें, तो जो एक लाइन का फ़ासला होगा वो उसको कहेंगे 0.01 मिलीमीटर, यानी कि इतनी छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए भी हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि सर ये इतनी छोटी-छोटी हमें मेजरमेंट लेने की ज़रूरत क्या पेश आती है? अच्छा, तो ये नीचे देखें, फिर इसका जवाब इस लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर एंड द थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स। आपने वायर्स देखे होंगे जिससे आपके घर के अंदर वायरिंग होती है। उसके अंदर कोई एक ख़ास मिकदार में 4, 5 या 7 तारें होती हैं, ठीक है? और हर तार का एक अपना सेपरेट डायमीटर होता है, ठीक है? यानी कि उसकी मोटाई एक मेजर की जाती है जो कि स्क्रू गेज से मेजर की जाती है। तो अच्छा, अगर हमने उसके अंदर इतना सा भी यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक का भी हमने डिफरेंस उसके अंदर छोड़ दिया, तो हो गया क्या कि इसके अंदर एक तो रेजिस्टेंस का बहुत फ़र्क आ जाता है। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को, यानी कि बहुत फ़र्क आ जाता है। और हमारे पास इस तरह की जो महंगी मेटल्स होती है ना, जैसे कॉपर, ये बहुत महंगी मेटल में शामिल होती है। तो ये अगर थोड़ी-सी भी वहाँ 0.01 मिलीमीटर भी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर्स में इसको हमने बनाना होता है। तो हमारा बहुत सा नुकसान हो जाता है, बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से हमने वायर्स का डायमीटर प्रिसाइज़ली मेज़र करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मेटल शीट्स, जैसे अगर लोहे की चद्दर है, तो उसको भी हमने मोटाई बिल्कुल अच्छे से चेक करनी होती है कि इसकी कितनी मोटाई है, ताकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं रेजिस्टेंस की और दूसरी चीज़ें और उसकी स्ट्रेंथ, उसके ऊपर फ़र्क ना आए और हमारी ये जो बजट फ्रेंडली हमारी शीट्स बने, ठीक है? ताकि हमें प्रॉफ़िट भी तो आए ना। तो ये तो था स्क्रू गेज का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, स्क्रू गेज के अंदर हम जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल होते थे, इसी तरह स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं। एक होता है जी मेन स्केल, देयर आर 2 स्केल्स। द मेन्स एक एक होता है मेन स्केल, ठीक है जी? एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है? तो मेन स्केल on the sleeve which has marking 0.5 millimeter each and the circular scale on the thimble which has 50 divisions. इसके लिए ना आप ये स्क्रू गेज की डायग्राम देखें। ये एक स्क्रू गेज बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका ये वाला जो सा पोर्शन होता है ना, ये होता है थिम्बल। क्या होता है जी? थिम्बल। इसके सेंटर में ये होती है इसकी स्लीव। अब स्लीव कैसे कहते हैं? बाजू को। ये एक स्लीव होती है, उसके बाद जो इसका ये थिम्बल होता है ना, ये नट की तरह इसके ऊपर हमने कसा होता है, जिसकी वजह से इस तरह की शेप बनाई होती है। यानी कि ये नीचे स्लीव जो है ये बिल्कुल सीधी है, इसके ऊपर ये नट, ये थिम्बल कस दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ये हमारे पास एनवेल और स्पिंडल, ये इसके साथ जो एनवेल होता है ये इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, आर्म के साथ। और हमारा जो स्पिंडल होता है वो थिम्बल के साथ अटैच होता है। जैसे जैसे हम थिम्बल को मूव करते हैं, स्पिंडल आगे चलता जाता है और हमने इसके ऊपर ये स्केल बनाए होते हैं। अच्छा जी, ये जो स्लीव है ना, एक इसके ऊपर स्केल पाया जाता है, ये वाला, ठीक है।
एक इसके ऊपर स्केल पाया जाता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये स्लीव के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और इसके दरमियान में 0.5 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर आप आर्म स्केल देखें ना तो उसके अंदर हमारे पास ये जो है ना आर्म स्केल, इसके अंदर हमारे पास एक लाइन के दरमियान में डिफरेंस है जी 1 मिलीमीटर का, तो इसका भी हाफ यानी कि 0.5 मिलीमीटर डिफरेंस होता है इनके दरमियान में। और हमारा जो ये सर्कुलर स्केल होता है, इनके थिम्बल के ऊपर ये पूरे इसके चारों तरफ इसके रेडियस पे हमारे पास सरकमफेरेंस पे ये हमारे पास 50 डिवीजन्स होती हैं, यानी कि 50 लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। तो ये होता है जी सर्कुलर स्केल। तो याद रखना जी कि ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि जो हमारा मेन स्केल है ना वो उसके दरमियान में डिफरेंस हमारे पास 1 मिलीमीटर हो हमारे आर्म स्केल की तरह, और ये सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो हमने बात की कि जो मेन स्केल होता है वो स्लीव पे होता है और इसके अंदर मार्किंग क्या होती है 0.5 मिलीमीटर होती है, जबकि सर्कुलर स्केल जो सा होता है वो थिम्बल पे प्रेजेंट होता है और इसके 50 डिवीजन इसके अंदर होती हैं, यानी कि 50 लाइनें हमारे पास लगी होती हैं, ठीक है। अच्छा ना, नेक्स्ट हमारे पास आता है पिच। अब आप इसके लिए दोबारा उसको देखें, ये हमारी डायग्राम है दोबारा से स्क्रू गेज की। अच्छा, इसके ऊपर जो ये थिम्बल है ना, फ़र्ज़ करें इस थिम्बल को मैंने जहाँ से शुरू किया इसको मैंने यूँ ऐसे घुमा दिया और जो इसकी ऊपर वाली जगह थी ये ऊपर ही आ गई दोबारा, यानी कि पूरी 360 मैंने इसको घुमा दिया, यानी कि अब इस पर डॉट लगा दिए। अब इसको दोबारा ऐसे घुमाऊँ कि ये डॉट बाहर आ जाए, यानी कि दोबारा से ऊपर इसी जगह पे आ जाए। तो हमारा ये जो थिम्बल इसके ऊपर मूव करेगा ना इस मेन स्केल के ऊपर, तो ये सिर्फ डिफरेंस आएगा 0.5 मिलीमीटर का, यानी कि एक दफ़ा इसको घुमाया जाए तो ये यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर यानी कि एक डिवीजन ही आगे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिच। पिच क्या हुई 0.5, यानी कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद जो थिम्बल मूव करता है वो होता है 0.5 मिलीमीटर, और इस चीज़ को पिच कहते हैं। अगर आप एक नट बोल्ट को उसको ऐसे आप टाइट करना शुरू करें तो आप इसकी एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे ना तो वो 1 मिलीमीटर का फासला तय करेगा, तो उसकी पिच होती है 1 मिलीमीटर। तो हमारे स्क्रू गेज की पिच होती है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये पिच की डेफिनेशन है जी, व्हेन द थिम्बल मेक वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल विच इज़ कॉल्ड पिच। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट ज़ीरो एरर देखते हैं। ज़ीरो एरर आपने स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में भी बहुत तफसील से पढ़ा था कि ज़ीरो एरर क्या होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, आप इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, यानी कि जब हमारा जो ज़ीरो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी स्लीव के ऊपर, जब वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड करे तो हमारे वर्नियर स्क्रू गेज में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं पाया जाएगा। और अगर इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनविल एंड स्पिंडल देयर देन देयर इज़ ज़ीरो एरर, यानी कि जब हम एनविल और हमारे पास जो होता है स्पिंडल, एनविल और स्पिंडल इन दोनों को आपस में बंद करें, जॉइन करें, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे से कंसाइड ना करें, यानी कि एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने ना हो, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास ज़ीरो एरर पाया जा रहा है, ठीक है जनाब। अब स्क्रू गेज की तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज में भी दो तरह का ज़ीरो एरर होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। इसको हमने वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा था। अच्छा, स्क्रू गेज में होता ये है कि अगर आपका जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो होता है ना, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो आए, ठीक है, इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन इट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। और अगर ये ऊपर आए, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आए ज़ीरो, तो ये होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखें, ये देखिए ज़रा, ये स्क्रू गेज की हमने पिक्चर ली हुई है जो आपकी बुक ने दी है आपके सामने। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो हमारी स्लीव के ऊपर मौजूद है, और इसके साथ ही ये हमारा है सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये देखिए कि इसकी ज़ीरो लाइन है। अगर आप गौर से देखें तो ये ज़ीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़ीरो के बिल्कुल हमारा
सामने आ रहा है, यानी उसको कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे वाले डायग्राम में देखें, इसके अंदर ज़ीरो कंसाइड कर रहा है 5 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर है, और ये ज़ीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़ीरो के बिलो आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और इस सी डायग्राम के अंदर देखें कि ये ज़ीरो जौन सा है हमारे पास, ये ज़ीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव पाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर है। डायग्राम बी के अंदर हमारे पास जो ज़ीरो एरर है, आप इसको जो 5 वैल्यू आ रही है, इसको इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो कि होता है 0.05, यानी कि इस जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बी है ना, इसका ज़ीरो एरर है 0.05, और इसके अंदर भी हमारे पास 95 है, इसका मतलब इसका भी ज़ीरो एरर 0.05 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाला प्लस 0.05 है और नीचे वाला माइनस 0.05 है। होप सो आपको ज़ीरो एरर की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने स्क्रू गेज के साथ मेजरमेंट कैसे लेनी होती है, यानी कि स्क्रू गेज को यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चलें डायग्राम, ये हमारी डायग्राम है जी जनाब। अब इसके अंदर ये जो एनवल और स्पिंडल है ना, इसके दरमियान में आपने पहले इसको ऐसे खोलना होता है, थिम्बल को ओपन करना होता है, ठीक है। थिम्बल को अपोजिट घुमा के इसको आपने ओपन करना होता है, तो इसके दरमियान जगह आ जाती है। अब आपने किसी भी चीज़ को मेजर करना है ना, तो वो आप इस थिम्बल के दरमियान में रख दें, ठीक है। कैसे? ये इस तरह, यानी कि एनवल और थिम्बल के दरमियान के अंदर रख के और इसको दोबारा टाइट कर दें इस रेंचेट के साथ, ठीक है। अगर आप थिम्बल को मूव करते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा टाइट हो जाता है, इसमें ज़ीरो एरर आ जाता है। तो ये हमने स्क्रू गेज के साथ ये रेंचर लगाया होता है। आप इसको मूव करते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा टाइट नहीं होता, ठीक है। यहाँ से आपने इसको घुमाना होता है, तो ये यहाँ से टाइट हो जाता है, फिर हम इसको यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब आपने इसको लॉक कर लिया है ना, तब आपने इसकी रीडिंग देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग देखनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सपोज व्हेन स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनवल एंड स्पिंडल। मैंने यहाँ पे जो स्केल रखा था, आप सोचें कि आपने कोई स्टील की शीट है, एनवल और स्पिंडल के दरम्यान में रखी हुई है, तो आपने करना ये है, रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिलो द थिम्बल, यानी कि थिम्बल से पहले पहले जो भी हमारे पास रीडिंग होगी स्लीव पे, वो आपने देख लेनी है। अभी हम इसको डायग्राम से दोबारा देखेंगे। अभी आप देखें मैंने लिखा क्या हुआ है, रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग विच इज़ इन द लाइन विद द मेन स्केल मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट, यानी कि अब आपने देखना है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी वैल्यू, यानी कि 50 डिवीजन थी ना उसमें, तो 50 में से कौन सी लाइन उसके साथ कंसाइड कर रही है। जो भी नंबर आपके साथ कंसाइड कर रहा होगा, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है उसके लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम देखें जी, सपोज करें वही स्टील शीट जो हमने रखी थी एनवल और स्पिंडल के दरमियान में, उसकी रीडिंग आई हमारे पास ये। अब आप सबसे पहले स्लीव की रीडिंग देखें। ये स्लीव के अंदर आप अगर गौर करें तो हमारे पास 5 ये है, ठीक है। 5 हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है जी 5, ठीक है। और ये है 5.5, ये है 6 और ये है 6.5, ठीक है। तो हमारी सर्कुलर स्केल, ये सॉरी मेन स्केल रीडिंग या स्लीव की जो रीडिंग आई वो आई हमारे पास 6.5, ठीक है। तो इसको आपने सेपरेट लिख लेना, ये लिख लिया 6.5। अब आपने देखनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग चेक करें जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने जो कंसाइड है वो है 25th लाइन, ठीक है। ये 25 आ गई। आपने इस 25 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट के साथ, जो कि 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.25 मिलीमीटर। अब जैसे मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था, आपने इन दोनों को ऐड कर देना, 6.5 को प्लस कर दें 0.25 के साथ, तो हमारी उस जो वो सर्कुलर स्केल थी, वो हमारे पास और स्टील शीट थी, उसकी जो वैल्यू आई 6.75 मिलीमीटर। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने मेजरमेंट स्क्रू गेज से कैसे लेनी है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे रह गया था, वो था लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट हमने वर्नियर कैलिपर में भी देखा था, उसका लीस्ट काउंट होता था 0.01, ठीक है, जिसका हमने फार्मूला भी देखा था। इसका मैंने फार्मूला पीछे मैंने आपको पिच भी बताया है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद लीस्ट काउंट आना चाहिए था, लेकिन मैं लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए, लीस्ट काउंट इसका फार्मूला होता है, इसकी जो पिच होती है, पिच को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ
डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब आपको पता है पिच आपकी होती है 0.5 और आपकी जो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे होती है वो होती है 50। तो इसका आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा और 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। चलिए जी, आज हमने ये लेक्चर ख़त्म कर लिया है। ठीक है, ये लें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको फिर नोट करें अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब, होप सो आज आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसके अंदर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ताकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप मज़ीद इस तरह के लेक्चर लेना चाहते हैं, साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं, और इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, और मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ जो कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ पे बेस करती है। अगर वो आप मिस नहीं करना चाहते और लेटेस्ट अपडेट्स आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। थैंक यू सो मच।